मैं डॉक्टर मोहम्मद खालिद हुसैन, प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज अंबिकापुर सरगुजा। विद्यार्थियों, आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो एमए 4th सेमेस्टर के पेपर से रिलेटेड है और जिसका टॉपिक होगा मुग़ल कालीन मुद्रा प्रणाली, मुग़ल मॉनेटरी सिस्टम। आप सबको ये मालूम है विद्यार्थियों कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, मुग़ल मॉनेटरी सिस्टम पर। ख़ास करके जब हम मुग़ल काल का अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि मुग़ल काल भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहलाता है। मुग़ल बादशाहों ने जहाँ प्रशासन पर ध्यान दिया, जहाँ सिंचाई व्यवस्था पर ध्यान दिया, जहाँ उन्होंने पीडब्ल्यूडी वर्क्स डिपार्टमेंट पर ध्यान दिया, वहीं उन लोगों ने मॉनेटरी सिस्टम को भी व्यवस्थित करने का बहुत ज़ोर प्रयास किया। और ये जब हम मुग़ल काल के प्रारंभिक शासकों का अध्ययन करते हैं तब हम इस चीज़ को जानते हैं, और जब हम अंतिम मुग़ल बादशाह का अध्ययन करते हैं तो पर भी हमें इस बात की पुष्टि जो है होती है। जहाँ तक मुद्रा का सवाल है विद्यार्थियों, तो आपको सबसे पहली बात तो ये मालूम होनी चाहिए कि ये मुद्रा, जिसको आप कॉइन्स बोलते हैं, सिक्के बोलते हैं आप, ये किसी भी साम्राज्य का आर्थिक आधार होता है। और साम्राज्य की आर्थिक दशा का अगर आपको पता करना है तो उस काल के सिक्के को आप देख सकते हैं। सिक्के से आप आसानी से उस काल की आर्थिक दशा के बारे में जानकारी आपको मिल जाती है। मुद्रा से किसी साम्राज्य की न केवल आर्थिक दशा का पता चलता है, बल्कि हमको और आप सबको ये मालूम है कि मुद्रा से हमें डेट्स तय करने में, ईस्वी सन के बारे में आसानी से कोई भी चीज़ जो है वो मतलब मालूम हो जाती है। निश्चित रूप से मुद्राएं जो होती हैं वो किसी साम्राज्य की आर्थिक प्रगति को भी सामूहिक रूप से दर्शाती हैं। मुद्रा से हमें उस काल की समुचित विकास के बारे में भी किसी न किसी रूप में जानकारी मिलता है। विद्यार्थियों, आप जब मुग़ल काल की मुद्राकालीन प्रणाली या मुग़ल काल के मॉनेटरी सिस्टम का जब आप अध्ययन करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुग़ल साम्राज्य की स्थापना से मुद्रा व्यवस्था में सुधार की बात जो है वो स्पष्टता दिखाई देती है। मुग़लों ने जहाँ भूमि सुधार पर ध्यान दिया, मुग़लों ने जहाँ प्रशासन पर ध्यान दिया, मुग़लों ने जहाँ सिंचाई के सुविधाओं पर ध्यान दिया, मुग़लों ने जहाँ पर सड़क आदि पर ध्यान दिया, वहीं मुग़लों का एक बहुत बड़ा रोल जो है भारतीय इतिहास में, खास करके जब हम मेडिवल एज का अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि इन लोगों ने मुद्रा के प्रणाली पर, मॉनेटरी सिस्टम पर भी अच्छा खासा ध्यान दिया। आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय की चर्चा कर रहे हैं, आपका ध्यान मैं मुद्रा व्यवस्था की ओर, मुग़ल काल में मुद्रा व्यवस्था की ओर आकर्षित करूंगा। इसके विस्तृत अध्ययन के लिए खास करके विद्यार्थियों हमें प्रारंभिक मुग़ल शासक, इससे आशय यह है कि बाबर से लेकर के और अंतिम जो औरंगजेब आया, उस समय के शासनकाल का हमको बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि प्रारंभिक और अंतिम मुग़ल शासकों की मुद्रा नीति जो है वो किस प्रकार की थी। बाबर और हुमायूं से लेकर औरंगजेब तक के शासकों ने किस प्रकार मुद्रा प्रणाली विकसित की, किस प्रकार मुद्रा प्रणाली सिस्टम को बनाया, वो आपके अध्ययन का एक विषय विद्यार्थियों हो सकता है। हम क्रम से मुग़ल शासकों की मुद्रा नीति की विवेचना करने का प्रयास करेंगे विद्यार्थियों। खास करके हम ये उससे पहले कि हम पूरी मुग़ल काल की मुद्रा प्रणाली के बारे में आपको बताएं, उससे पहले जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मुग़ल काल में मुग़लों के सिक्कों के स्वरूप या उसके स्ट्रक्चर पर भी हमारा ध्यान जो है वो होना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि मुग़ल काल में यह भी इस बात पर भी ध्यान दिया गया कि लोग जाली सिक्के जो है वो न ढालें, इस पर भी विशेष ध्यान दिया गया। अब हम ये आते हैं कि मुद्राओं का स्ट्रक्चर किस प्रकार का था, तो दो तीन बातें समझ में आती हैं कि जहाँ तक मुद्राओं के स्वरूप का प्रश्न है, जहाँ तक उसके स्ट्रक्चर का प्रश्न है, तो अधिकतर मुद्राएं जो होती थीं उन मुद्राओं का स्वरूप ये होता था कि वो गोलाकार होती थीं और धातु का अनुपात जो तय होता था इस समय, वो धातु का अनुपात राज्य तय करता था। दूसरी मुग़ल काल की मुद्रा प्रणाली के स्ट्रक्चर पर जब हम चर्चा करते हैं तो हम ये पाते हैं कि इस काम में लगे हुए
अधिकारियों की नियुक्ति मुगल बादशाह ने बड़े पैमाने पर की थी। सरकारी टकसालों का संचालन विशिष्ट अधिकारियों का के द्वारा होता था। खास करके इस समय 2 अधिकारी जो है वो विस्तृत रूप से काम करते थे और सरकारी टकसालों का संचालन जो था वो इनके जिम्मे था। जैसे वो 2 अधिकारी कौन से होते थे? वो 2 अधिकारी होते थे सर्राफ, और दूसरा अधिकारी जो होता था उस अधिकारी को हम दारोगा के नाम से जान सकते हैं। हम विद्यार्थियों इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सर्राफ का क्या काम होता था और इसके साथ ही साथ दारोगा का काम क्या होता था। तो सर्राफ का काम ये होता था कि मुद्रा की शुद्धता की जांच करना, और जबकि जो आपका दारोगा होता था वो पूरे मौद्रिक टकसाल सिस्टम का हेड हुआ करता था। तो इस तरीके से हम स्वरूप की चर्चा आपसे किए। अब मैं उन महत्वपूर्ण विषय या उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपके सामने चर्चा करूंगा क्रम से कि विभिन्न शासकों के शासनकाल में मुद्रा किस प्रकार से थी, मुद्रा किस धातु की बनी होती थी और कहाँ कहाँ कब कब क्या परिवर्तन किया गया। जब हम बाबर और हुमायूं के समय के सिक्कों का अध्ययन करते हैं, बारीकी से अध्ययन करते हैं, तो पाते हैं कि बाबर ने काबुल में जो चांदी का सिक्का चलाया, उस चांदी के सिक्के को विद्यार्थियों शाहरुख के नाम से जाना जाता था। लेकिन उसने जब कंधार में सिक्का चलाया तो वो सिक्का बाबरी नामक सिक्का कहलाया। चांदी के सिक्के की एक विशेषता ये होती थी, उसकी मेरिट्स ये होती थी कि सिक्के पर एक और कलमा होता था, एक और कलमा छपा होता था, और दूसरी तरफ हमारे इस्लाम में जो 4 खलीफा हुए हैं वो 4 खलीफा का नाम जो है पूरी तरीके से अंकित होता था। हुमायूं का समय जब आता है तो हुमायूं ने भी पूर्व में चली आ रही जो सिक्के का सिस्टम था उसे सिक्के के सिस्टम को जारी रखा, सिक्के के प्रारूप को उसने अपनाया। लेकिन उसने एक बदलाव ये किया था, और वो बदलाव विद्यार्थियों ये हो सकता था या जो अध्ययन बताता है कि बाबर बादशाह के स्थान पर सिक्के पर मोहम्मद हुमायूं बादशाह जो है वो उस उपाधि को अंकित किया, मतलब अपने नाम को उसने जोड़ दिया। तो हुमायूं ने कोई विशेष परिवर्तन सिक्के में नहीं किया, लेकिन सिक्के में अपना नाम जो है वो जरूर अंकित कराया। इसके बाद आप आइए बाबर और हुमायूं के बाद, तो बाबर और हुमायूं के बाद जो सिक्का देखा जाता है, समय आता है वो शेरशाह का। तो शेरशाह के समय की मुद्रा प्रणाली का जब हम अध्ययन करते हैं तब हम ये पाते हैं कि इसने भी अपने समय में सोने चांदी सिक्के के साथ ही साथ एक बदलाव ये किया कि उसने तांबे का सिक्का भी चलाया। ये नई बात देखने को मिलती है। और चांदी का जो सिक्का शेरशाह ने अपने समय में चलाया वो उसका वजन 180 ग्रेन का था और वो रुपया के नाम से जाना जाता था। तांबे के सिक्के को शेरशाह के समय में पैसा भी कहा गया। तो इस तरीके से देखिए कुछ ना कुछ तब्दीली बाबर और हुमायूं के बाद शेरशाह के आते ही हुआ है। जब हम मुगल शासन का अध्ययन करते हैं, मौद्रिक प्रणाली का अध्ययन करते हैं मुगलों के समय में, तो अकबर का समय आता है। अकबर के शासनकाल का जब हम जायजा लेते हैं तो ये पता चलता है कि अकबर ने मुगलों की टकसाल और मुद्रा व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए। वो इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या थे वो आपको समझना चाहिए। अकबर ने अपने समय में सोना का सिक्का चलाया, चांदी का सिक्का चलाया, लेकिन तांबे के विभिन्न तौल के सिक्के भी उसने चलाए और उनके मूल्य जो है वो फिक्स किए। इन सिक्कों की कुछ विशेषता होती थी और इन सिक्कों की विशेषता ये होती थी कि अधिकतर सिक्के जो है वो गोल और चौकोर होते थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और मुद्राओं पर बादशाह के नाम के साथ ही साथ टकसाल का नाम होता था। मान लीजिए कि वो टकसाल आगरा में है तो उसका नाम होता था, और कुरान की आयतें सिक्कों पर होती थी। ये चेंजेस जो है अकबर ने किया। अब आपको बहुत आश्चर्य होगा कि अकबर के समय में बड़े बड़े सिक्के चले, लेकिन अकबर का सबसे बड़ा सोने का सिक्का जो था वो शमसत था। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और तौल में इसका वजन 101 तोले के करीब था, बहुत वजनी सिक्का था। अधिक चलने वाला सिक्का तो ये नहीं था, लेकिन अधिक चलने वाला सिक्का जो था वो इलाही के नाम से जाना जाता है। और तांबे का सिक्का इस समय अकबर के समय में वो सिक्का दाम कहलाता था। तांबे का सबसे छोटा सिक्का जो है वो जीतल के रूप में जाना जाता था। जहांगीर के समय में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। उसने अपने सिक्कों
पर जो आकृति अंकित कराए वो अपने नाम के साथ ही साथ, मतलब जहांगीर ने अपने नाम के साथ साथ नूरजहां का नाम भी अंकित कराया। इसे हम पत्नी प्रेम के रूप में भी मुगल काल में देख सकते हैं। जहांगीर के बाद जब शाहजहां की बात है, तब हम ये पाते हैं कि शाहजहां ने अपने समय में मुद्रा व्यवस्था में कोई विशेष चेंजेस नहीं किए, फिर भी शाहजहां के शासनकाल में कई मुद्राएं जो थीं उनके प्रचलन की बात जो है वो इतिहासकार करते हैं। अब आप आइए औरंगजेब के समय में, तो औरंगजेब के समय में भी मुद्रा व्यवस्था कोई विशेष परिवर्तन लिए हुए नहीं थी। हाँ, ये जरूर है कि औरंगजेब के समय में जो मुद्रा थी उसमें रुपयों के मूल्य में कुछ वृद्धि जरूर देखी गई। माने पहले रुपये का मूल्य कम था, लेकिन अब रुपये का मूल्य जो है वो ज्यादा है। तो इस तरीके से हम मुगल काल की मुद्रा प्रणाली का अध्ययन करते हैं। मुगल काल में थोड़ा सा हम आपको टकसाल की ओर ले चलेंगे, टकसाल की चर्चा कर सकते हैं। आपको आश्चर्य होगा, आपको देखना होगा कि मुगल काल में कहाँ कहाँ टकसाल थे और विभिन्न सिक्के, चाहे वो चांदी के हों, सोने के हों या तांबे के हों, कहाँ कहाँ ढलाई की जाती थी। तो इसका अध्ययन करने के लिए उस समय की जो उपलब्ध पुस्तकें हैं, खास करके बड़ी ऑथेंटिक पुस्तकें हैं, उनमें आईने अकबरी का नाम आता है। आईने अकबरी का अध्ययन ये बताता है कि अकबर के समय में सोने की मुहर फतेहपुर सीकरी, अहमदाबाद और काबुल में सोने के सिक्के की ढलाई होती थी। तांबे के सिक्के जो थे वो 28 स्थान पर ढाले जाते थे। चांदी के सिक्के जो थे वो बंगाल में, अहमदाबाद में, फतेहपुर में, इलाहाबाद में, आगरा में, कानपुर, इन सब का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि मतलब चांदी के सिक्के का टकसाल अलग स्थान लिए हुए है, तांबे के सिक्के अलग टकसालों में डाले जाते थे, सोने की मुहर जो है वो अलग टकसालों में होती थी। संक्षेप में हम अपनी बात कह करके समाप्त करेंगे और हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे, अगर पूरी मुगल काल की मौद्रिक नीति का अध्ययन करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि इस समय मुगल काल में मुद्रा की गति जो है वो, उस मुद्रा की गतिशीलता बनी रही और परिवर्तनशीलता जो है वो दिखाई देती है। मुद्राओं का आपसी विनिमय इस समय राज्य के द्वारा तय होकर न होकर बाजार के द्वारा तय होता था। विनिमय का कार्य करने वाले जो थे वो सर्राफ या बैंकर के द्वारा होता था और मुगल कालीन सिक्के गोलाकार, चौकोर, दो रूपों में दिखते हैं। और इस समय मुगल काल के सिक्कों की विशेषता ये थी, सिक्कों पर बादशाहों का नाम, जारी करने की तिथि, टकसाल का नाम जो है वो पूरी तरीके से अंकित होता था। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको ले जाऊंगा कि मुगल काल में मुद्रा विनिमय की स्थिति जो थी वो किस प्रकार की थी। अगर हम इसका अध्ययन करें तो ये आपको पता चलेगा कि मुहर और विनिमय की दर ये फिक्स थी। जैसे 1593 में एक मुहर 9 रुपए का होता था, 1608 से 12 में एक मुहर जो है वो 10 रुपए का होता था, 1614 में एक मुहर जो है वो 10.7 रुपए उसका मूल्य होता था, 1626 में एक मुहर 14 रुपए के बराबर होता था। इस प्रकार से मुद्रा की विनिमय दर जो है वो भी हमको उसका भी अध्ययन जो है वो किया जा सकता है और विनिमय दर जो है वो आसानी से पता चलता है।